स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। संजय जो कभी एक बड़े शहर के एक बड़े होटल में शेफ का काम किया करते थे। काम उनका काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद होटल को टेम्पररी तौर पे बंद करना पड़ा। अब होटल तो बंद हो गया, संजय को घर वापस आना पड़ा। जो उनका सारा कमाने का जरिया था वो तो खत्म हो चुका था। अब उनकी इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो अपने कस्बे में आके कोई छोटा मोटा होटल या छोटा मोटा ढाबा खोल सके। उसके बाद वो उम्मीद करने लगे कि जैसे ही लाइफ नॉर्मल होगी, जैसे ये कोरोना का क्रोप खत्म होगा, मुझे होटल से कॉल आएगी। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद पता लगता है कि उसी होटल ने एक नया शेफ रख लिया है, काफी कम दाम में। ये सुनकर तो संजय काफी दुखी हुए, क्योंकि अब उनकी रोजी रोटी पर लात लग चुकी थी। ये अब तय हो चुका था कि वो वापस जाएंगे तो उन्हें काम ढूंढना पड़ेगा। इसी चिंता में वो दिन रात लगे रहते थे। इसी चिंता में दिन रात वो सोचते रहते थे कि किस तरीके से वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अभी इनके अंदर ये कशमकश चल ही रही थी कि एक इनके रिश्तेदार आते हैं। वो उनको सुझाव देते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं एक ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ, और सड़क के किनारे जो हाईवे है हमारे पास से गुजरता है, वहां पर जमीन तो आपको पता है मेरे पास पहले से थी। तो वहां पर मैंने पहले से ही मतलब सारा बना के रखा हुआ है, एक छोटा सा मतलब टेम्परेरी सा काम हमने किया हुआ। तो क्यों ना ऐसा करे कि शेफ तो भाई तू है ही, तेरा खाना लाजवाब होता है, तो ढाबा खोले, क्या कहता है? जो भी होगा आधा आधा होगा। अब प्रॉपर्टी मेरी, उसके बाद फिर मेरा जो भी होगी लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी मेरी होगी, लेकिन जो भी हम कमाएंगे आधा आधा कमाएंगे। संजय को ये बात काफी पसंद आई। हालांकि संजय को इससे पहले काफी कुछ सोच लेना चाहिए था, क्योंकि एक इंसान जो अपने इतने रिसोर्सेस लगा रहा है उसके बावजूद भी वो सिर्फ शेफ को, हालांकि ये इनके रिश्तेदार थे पर फिर भी उनको आधा हिस्सा दे रहा है। खैर संजय बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि अंधा क्या मांगे दो आंखें। संजय जो कि काफी दिनों से काम ढूंढ रहे थे, उनको उनके मतलब का काम मिल ही नहीं रहा था। अगर कहीं पर काम मिल भी रहा था तो जो तनख्वाह थी वो इतनी कम थी कि उससे तो इनके घर का गुजारा हो ही नहीं सकता था। अब संजय लग जाते हैं अपने रिश्तेदार के ढाबे में, वहां पर काम करना शुरू होते हैं, और देखते ही देखते वहां के आसपास के लोगों को, और जो अमूमन उस हाईवे से गुजरते रहते थे, उनको तो संजय के खाने का चस्का लग चुका था। वो जब भी रुकते तो स्पेशल संजय का खाना खाने के लिए ही ढाबे पर रुकते। देखते ही देखते ढाबा तो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। काफी लोग वहां पर अब आते थे, और जो कमाई थी उसकी तो पूछो ही मत। देखते ही देखते संजय की नुहार बदल गई। 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही संजय, जो पहले 1-1.5 साल पहले तो जिसको रोटी का लाले पड़े हुए थे, अब उसके पास काफी अच्छी माया हो चुकी थी। लेकिन ये किसी को बात खटक रही थी ये बात उस इंसान को जिसका ये ढाबा था, जिसको ये महसूस होना शुरू हो गया था कि भाई लागत मेरी है, पैसा मैंने खर्च किया, लेकिन मैं आधा हिस्सा इसको क्यों दूं? जब कोई इंसान ने अपना काम निकलवाना होता है तो फिर वो सब फॉल्स कमिटमेंट्स कर देता है कि भाई मैं ऐसा कर लूंगा, तू बस मेरे पास आ जा। लेकिन जब उसका फायदा होना शुरू होता है तो फिर इंसान सोचता है क्यों ना ये सिर्फ मुझे हो। कुछ इस तरीके की प्रवृत्ति इनके रिश्तेदार की भी हो चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि संजय को उसका पूरा हिस्सा यानी कि 50-50% मिले। वो संजय को कहते हैं कि भाई तुझे तो पता ही है कि ये सारी लागत मेरी है, तो खर्चा भी सारा मेरा होगा, तो मैं आधा तुझे पैसा नहीं दे सकता। तो संजय कहता है कि भाई अब आपने पहले ही मुझे कहा था, और आपको ये भी पता है कि मेरे खाने की वजह से लोग जहाँ पे रुकते हैं और खास तौर पर खाने की सिफ्त करते हैं, प्रेज करते हैं। इस बात पर रिश्तेदार और इनकी खड़क पड़ी, दोनों में अनबन होगी, दोनों में बहसबाजी होगी। रिश्तेदार का कहना था कि भाई ढाबा मेरा है, ढाबे की वजह से लोग रुकते हैं। संजय कहते हैं कि खाने की वजह से लोग रुकते हैं। तो फिर तय क्या पाया? तय ये पाया कि संजय को एक लमसम अमाउंट देकर ढाबे से निकाल दिया गया। रिश्तेदार की ये सोच थी कि ढाबा तो चल ही पड़ा, तो शेफ, किसी को क्या पता लगेगा कि शेफ जो है वो चेंज हो चुका है, खाना जो है वो हल्का फुल्का उसमें बदलाव होगा, लेकिन इतना भी क्या कि किसी को ये महसूस हो कि शेफ ही चेंज हो चुका है। हालांकि ऐसे लोगों की सोच गलत होती है, पर फिर भी अब उसका ढाबा था, संजय कर भी क्या सकता था। बड़े ही भारी मन से संजय उस ढाबे से निकलता है। थोड़ी बहुत उसको पैसे जो है उसको मिलते हैं, पहले से भी उसके पास पैसे होते हैं।
अब फिर से तलाश होती है नए काम की, लेकिन फिर से संजय को नया काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि संजय की जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी और उस कस्बे में इतना महंगा शेफ़ कोई अफ़ोर्ड कर नहीं सकता था। फिर संजय की बीवी कहती है कि जैसे आपके रिश्तेदार ने कोई ढाबा ये खोला है, तो क्यों ना हम भी कोई ढाबा खोल लें। छोटा होगा, लेकिन कम से कम आपका खाना इतना अच्छा होता है कि लोग आएंगे। संजय को ये बात काफी जची, लेकिन ढाबा मिले तो मिले कहाँ से। अब संजय तलाश करने लग पड़ा ऐसी प्रॉपर्टी की जहां पर उसको कोई ऐसी खाली जमीन ही मिल जाए और एक टेम्पररी जो स्ट्रक्चर खड़ी करके उस पर ढाबा बना दें, लेकिन कोई मिल नहीं रही थी अपने शहर से। फिर कुछ दिन बाद संजय को पता लगता है अपने किसी जानकार से कि उसकी शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक ऐसा ढाबा है जो काफी समय से बंद पड़ा है। जो ढाबे का मालिक था, उसकी टांग टूट गई थी और उसके बाद फिर उसने काम करना ही छोड़ दिया। उसके बेटे बड़े हो चुके थे, वैसे भी वो जॉब करते थे, तो अब वो उसी के पास जो कस्बा है वहां पर अपने बेटों के साथ रहता है। अगर तू चाहे तो बात करके देखें, या ढाबा लोकेशन तो काफी अच्छी है। हाईवे, मेन हाईवे तो नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेसवे टाइप तो नहीं है, लेकिन जो लिंक स्टेट हाईवे जिसे कहते हैं वो है, तो अच्छी खासी मतलब पॉपुलेशन वहां पर, अच्छी खासी ट्रैफिक है। संजय को ये बात जमती है और संजय चल पड़ता है उसी ढाबे मालिक के पास। अब जब संजय बात करता है कि हमें अपना जो ढाबा है वो आप रेंट पर दे दीजिए ताकि हम अपना गुजर बसर कर सकें और आपको भी रेंटल इनकम आएगी, वैसे भी तो बंद पड़ा है। लेकिन ढाबा मालिक ना जाने क्यों आनाकानी करनी शुरू कर देता है। ढाबा मालिक कहता है कि भाई बात ऐसा है कि काफी समय हो चुका है ढाबा बंद किए को, और छोड़ो रहने दो। मैं वैसे मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे चलेगा वहां पर। अब उसकी जुबान कुछ और कह रही थी और उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, मानो वो इशारों ही इशारों में संजय को बताना चाहता हो कि मत आना इस ढाबे पर। लेकिन अब जिस जानकार के द्वारा संजय उससे मिला था, वो उस जानकार को मना कर नहीं सकता था। क्या कारण था, ये तो आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर संजय ने जैसे तैसे करके उसको कहा कि भाई पहले हम एक बार ढाबा देख लेते हैं, अगर हमें ढाबा पसंद आएगा तो उसके बाद बात करेंगे। अब संजय उस जानकार के साथ ढाबा देखने जाता है। ढाबा संजय को काफी पसंद आता है, क्योंकि संजय की इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। पहली प्रॉब्लम थी कि इतनी दूर 35 किलोमीटर, आपको तो पता ही है ढाबा तो रात के टाइम पे भी काम करता है, काम चलता है ढाबे पर। तो ढाबे के पीछे ही एक छोटा सा अपार्टमेंट बना हुआ था, शायद ये मालिक वहीं पे रहता था। तो संजय को हुआ कि भाई मैं यहीं पे रह सकता हूँ, यहीं पे अपना परिवार रख सकता हूँ। तो दूसरा, ढाबे की लोकेशन काफी पसंद थी। हाँ, ढाबा काफी पुराना था, गंदा था, लेकिन साफ सफाई करके सब कुछ ठीक किया जा सकता था। जैसे तैसे करके ढाबे के उस मालिक को मना लिया जाता है और संजय अब खुश था, क्योंकि उसकी आजीविका फिर से शुरू होने लग पड़ी थी। जो भी संजय ने कमाया था उसका काफी हिस्सा संजय ने ढाबे को दोबारा से रेनोवेट करने में लगा दिया। जो पीछे अपार्टमेंट था उसको भी रेनोवेट करने में लगा दिया, और जो भी सामान वगैरह था, बर्तन बुर्तन जो भी खरीदने में लगा दिया। 2-3 लड़के भी रख लिए, क्योंकि वो भी जरूरी थे। संजय अब ढाबे पर काम करना शुरू कर चुका था और संजय की पत्नी, वो भी अब उस अपार्टमेंट में रहने शुरू कर चुके थे दोनों। ढाबा तो ठीक से चलने लग पड़ा था। संजय के व्यंजनों का स्वाद वहां के आसपास के लोगों के साथ ही जो तकरीबन गुजरते रहते थे वहां पर, उनको लग चुका था। चाय से लेकर दाल सब्जी हर एक संजय की बेमिसाल थी। हर एक चीज लोगों को काफी पसंद आती थी। कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन संजय की पत्नी वो खुश नहीं नजर आ रही थी। उसको कुछ महसूस होता था उस अपार्टमेंट में, उसको कुछ महसूस होता था कि उसको लगता था कि कोई परछाई है जो उसके आस पास घूमती है। उसने इस चीज की शिकायत कई बार संजय से की, लेकिन संजय मानता ही नहीं था। जब से वो वहां पर आई, उसकी सेहत भी डाउन होने लग पड़ी, उसके हाव भाव बदलते जा रहे थे। लेकिन संजय को लगता था कि हो सकता है कि नई जगह है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा समय ढाबे पर रहता हूँ, रात के समय में भी मुझे काम करना पड़ता है, और इसकी वजह से हो सकता है कि अकेलेपन की वजह से ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन जैसा कि मैं काफ़ी पॉडकास्ट में कहता हूँ कि पोजेशन एक ही दिन में नहीं होता, उसको समय लगता है, और अगर लक्षणों का पता लग जाए तो सही समय पर इलाज कर देना चाहिए। इस मामले में संजय ने इस चीज को दरकिनार कर दिया कि क्यों एकदम से ही आते इस अपार्टमेंट में मेरी पत्नी के हाव भाव चेंज होने लग पड़े हैं।
पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो काफ़ी सपोर्टिव थी, लेकिन अब वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। संजय को कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं था। उसका कारण था कि जैसे ही संजय ने इस ढाबे में कदम रखा, तब से ही तो ग्राहकों की भीड़ हो चली थी और साथ के साथ ही इतना रश होता था कि जब संजय वापस घर में आता, थक कर इतना चूर हो जाता था कि ना ही वो पत्नी की कोई बात सुन पाता सही से और बस वो सो जाता। अब क्या होता है कि कोई हड़ताल वगैरह होती है। हड़ताल होने की वजह से उस दिन ढाबे पर कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। आज संजय को उस सच्चाई का पता लगने वाला था, जिसके बारे में उसकी पत्नी हर रोज उसको कहती थी कि उसे यहाँ पर सही महसूस नहीं होता। ऐसा भी क्या था, ये तो हम पता करेंगे ही। इसके बारे में आपको तो पता लग ही जाएगा, लेकिन जल्दी से अपना फर्ज पूरा कर दीजिए। वीडियो जो कहानी है इसका बिल्डअप पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए। साथ के साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दबा के शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगती है मेरी कहानियाँ, और अब कहानी के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज भीड़ काफ़ी कम थी और उसकी वजह से संजय ने जो कार्यभार था अपने नौकरों को दिया। और आज संजय सोच रहा था कि यार आज मैं जल्दी रेस्ट करूंगा। बहुत देर जब से ढाबा खुला है, 2 महीने हो चले हैं लगभग, मुझे तो सुख का सांस आया ही नहीं। काम में मैं इतना मशरूफ। वो आता है और अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पत्नी अपनी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। जैसे कि 2 महीने के अंदर अंदर उसकी पत्नी वो रही ही नहीं जो थी। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी सपोर्टिव, इतनी ज़्यादा उससे बातें करने वाली, खुलकर बातें करने वाली, आज वो गुमसुम थी। जैसे कि उसको इस बात की नाराज़गी थी कि संजय उसकी बात सुनता नहीं। आज शायद संजय सुनने के लिए तैयार था उसकी बात, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं और काफ़ी देर हो चुकी थी। संजय सोता है और उसको कुछ समय बाद अपनी छाती पर काफ़ी ज़्यादा भार महसूस होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई स्लीप पैरालिसिस, लेकिन स्लीप पैरालिसिस में ऊपर कोई नज़र आता नहीं अपनी छाती के। यहाँ पर संजय के ऊपर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। यहाँ तक भी होता तो संजय कुछ हद तक संभाल लेता, लेकिन वो जिस तरीके से बैठी थी और जो हरकत वो कर रही थी, उसको तो देखकर संजय से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो उसकी छाती पर बैठी थी और तेज तेज सर घुमाए जा रही थी, घुमाए जा रही थी, और उसके बाल, लंबे बाल जैसे ही आसपास घूमते जा रहे थे। संजय की तो जान ही निकली जा रही थी। जब हम कोई रिश्तेदार को अपने इस हालत में देखते हैं तो वैसे ही इंसान कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाता है। यही हाल संजय का भी था। वो नाम लेता है, रीना। क्या हुआ, क्या हुआ रीना, बड़ी मुश्किल से। लेकिन रीना तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, जैसे कि वो किसी और ही स्थिति में है, किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। उसको तो अपने पति की बात कुछ सुनाई नहीं दे रही थी और वो सर घुमाई जा रही थी, घुमाई जा रही थी। अचानक से उसका सर रुकता है। वो एकदम से सर अपना ऊपर उठाती है। संजय फिर से डर जाता है और फिर से वो नीचे की ओर सर करती है, और जब वो नीचे की ओर सर करती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद होती है। चेहरा उसके पति का था, लेकिन आंखें उसकी बिल्कुल सफेद थी। वो देख के मुस्कुराती है संजय को, लेकिन क्या संजय इस हालत में था कि वो उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट में देता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संजय तो अब बस डर कर उसका चेहरे का उसके सारे का सारा चेहरा ही सफेद पड़ चुका था अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर। और दूसरा, वो भी पत्नी ने उसको बिल्कुल बुरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है। संजय को तो समझ नहीं लग रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे जान छुड़ाऊं अपनी ही पत्नी से। वो बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये कर क्या रही हो तुम, क्या हुआ रीना, क्या हुआ, लेकिन रीना तो कुछ सुन नहीं रही थी। और देखते ही देखते फिर से वो तेज 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 सर घुमाने लग पड़ती है। अब संजय अपना पूरा जोर लगा के उसको साइड पर धकेलता है और बेड से नीचे गिरता है। अपने आप को संभाल ही रहा होता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी बेड पर खड़ी है और वैसे ही सर को घुमाए जा रही है। वो सर को लगातार घुमाए जा रही है और वो सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैं तो जस्ट अभी अपने आप को संभाल ही पाया और जिसको मैंने बेड से बिल्कुल साइड पे किया, और वैसे वो इतनी जल्दी कैसे खड़ी हो सकती है। संजय जल्दी से कमरे से बाहर निकलता, कमरे के बाहर कुंडी लगाता है और भागता भागता ढाबे की ओर जाता है। उसकी हड़बड़ाहट सब कुछ बयां कर रही थी। ढाबे पर जो लड़के थे वो उसको देख के हैरान रह जाते कि क्या हुआ, क्या हुआ संजय जी, क्या हुआ। संजय तो कोई बोलने की हालत में था नहीं, वो तो बस रोए जा रहा था। आज संजय की किस्मत शायद उसका साथ दे रही थी, क्योंकि जो आज उसके ढाबे पर चाय पीने के लिए उतरे थे वो बड़े ही खास शख्स थे। उन दोनों नौकरों के अलावा इस सारी हरकत को जो संजय अब कर रहा था, उसका शरीर कांपे जा रहा था, पसीनों पसीनी हुआ था। उनको देख रहे थे एक व्यक्ति जो कुछ ही समय पहले चाय पीने आए थे।
वो थे बुद्धिस्ट मॉन्क। एक बौद्ध भिक्षु थे जो चाय पीने बैठे थे और उनके साथ कुछ उनकी संगत भी थी। वो अब उठते हैं और संजय की पीठ पर हाथ रखते हैं। जैसे ही संजय की पीठ पर हाथ रखते हैं तो संजय को ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी सारी परेशानी, उसका सारा डर एक ही पल में काफूर हो गया। संजय उनकी तरफ देखता है और उनके चरणों में पड़ जाता है। चरणों में पड़कर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है। तो फिर वो मॉन्क कहते हैं कि बेटा हुआ क्या, बताओ तो सही। संजय उनको सारी कहानी बताता है। वो कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे वहां पर लेकर जाओ, मैं भी तो देखूं कि क्या हो रहा है। संजय कहता है कि नहीं, वो जो भी है मेरी पत्नी तो नहीं है, जरूर कोई ऐसी प्रेत आत्मा है जो उस पर सवार हो चुकी है, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि वो तो परमात्मा ही देखेगा कि नुकसान कौन किसको पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए तुम मुझे वहां पर ले चलो, हो सकता है कि मैं तुम्हारे काम ही आ जाऊं। अब संजय जो कुछ समय पहले काफी ज्यादा डरे जा रहा था, उसकी तबीयत में हल्का फुल्का सुधार था। ऐसा असर था उस बौद्ध भिक्षु का। अब बौद्ध भिक्षु और संजय चलना शुरू करते हैं उस अपार्टमेंट की ओर। जैसे ही वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हैं, वो क्या देखते हैं कि वो पत्नी रीना संजय की वैसे ही बेड पर खड़ी है और सर को घुमाए जा रही है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और बौद्ध भिक्षु को वो देखती है, तो बस एकदम से वो सर अपना रोक कर उनकी तरफ हंसना शुरू करती है और उसकी आंखें अभी भी वैसे सफेद की सफेद। बौद्ध भिक्षु उसके पास नहीं जाते, बस वहीं पर खड़े कुछ न कुछ बड़बड़ाना शुरू करते हैं। कुछ शायद मंत्र थे जिनको वो लगातार लगातार जिनका उच्चारण किए जा रहे थे। देखते ही देखते जो इतनी अग्रेसिव थी, जो अजीब से तरीके से हंस रही थी, वो अब आराम से बेड पर चौकड़ी मारकर बैठ जाती है। और कुछ ही देर बाद बौद्ध भिक्षु उसके पास जाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही उसके सर पर हाथ रखते हैं तो अजीब से तरीके से वो तड़पती है। कुछ देर तक तो वो तड़पती है, फिर से वो अपना सर ऊपर करती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। बौद्ध भिक्षु कुछ देर तक उसके पास बैठते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर वो खड़े होकर संजय के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जो कुछ भी था यहाँ से जा चुका है। हाँ, एक तुम्हें मैं सलाह दूंगा कि सिर्फ ये जगह ठीक नहीं है, सिर्फ ये कमरा ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब संजय कहते हैं कि मैं समझा नहीं इस बात का। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बस समझदार को इशारा काफी होता है, अगर समझ सकते हो तो सिर्फ इस कमरे से निकल जाओ, दोबारा इस कमरे में रहना मत। संजय इनकी बात पर अमल करते हैं और वो कमरे को छोड़ देते हैं। लेकिन उस कमरे की सच्चाई थी क्या? क्या कुछ ऐसा वहां पर हुआ था जिसकी वजह से इनकी पत्नी को खासकर इतनी समस्या का सामना करना पड़ा? इसका जवाब था उस मालिक की टूटी हुई टांग में, जो मैंने शुरू में बताया था कि उसकी टांग टूट गई थी और उसने ढाबा छोड़ दिया था। क्या ऐसा भी कोई अपना काम छोड़ता है क्या? सिर्फ टांग ही तो टूटी थी जो ठीक हो जाती है बाद में। कुछ समय के लिए हो सकता है ढाबा बंद हो, लेकिन जब संजय ने पता कराया तो उसको भी पता लगा कि उसकी पत्नी भी इस तरीके की हरकत किया करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उस ढाबा मालिक पर वार कर दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। वो बस अपने आप को किसी तरीके से बचता बचाता कमरे से बाहर निकला और कुंडी लगाई, वो लोगों को बुलाने गया। लेकिन जब तक वो आया, उसकी पत्नी फांसी लगाकर मर चुकी थी। किसी को पता लग ही नहीं सका कि हुआ क्या। उसके बाद फिर वो ढाबा भी बंद हुआ और उसने ये सारा इलाका छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक ये सब कुछ बंद था। शायद इसी वजह से वो आनाकानी कर रहा था देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में लालच भी था कि इसको शायद सच्चाई का पता नहीं है और मुझे किराया मिल जाएगा। संजय को यह नहीं पता था कि उसका काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो उसकी पत्नी को झेलनी पड़नी थी। परमात्मा की कृपा से वो समस्या टल चुकी थी। संजय का ढाबा आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। ऋषि को घूमने फिरने का काफी शौक है। वो अकेले ही घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अकेले घूमने फिरने के लिए जाता है तो सबसे जो कठिन चीज होती है वो होती है होटल, क्योंकि होटल के रूम में उसको अकेले रुकना पड़ता है। आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से समझ ही गए होंगे कि जब मैं भी पॉडकास्ट के लिए आउट ऑफ द स्टेट जाता हूँ, वहां पर मुझे होटल में रुकना पड़ता है और कहीं ना कहीं सारे दिन इन्हीं बातों में रहना कि क्या हुआ किसी के साथ कैसा हादसा हुआ। आमतौर पर होटल्स के किस्से भी तो सुनने को मिलते हैं,
तो फिर होटल में अकेले रात गुजारना कुछ मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तो आदत सी पड़ चुकी है इस चीज़ की, कुछ ज़्यादा महसूस होता नहीं है मुझे। परमात्मा करे कुछ ऐसी चीज़ हो भी ना, क्योंकि जब इंसान कहता है कि मुझे डर नहीं लगता और जब वो खौफनाक मंजर सामने आते हैं तो सब सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाती है। हालाँकि परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे मुझ पर, आप भी ये चीज़ की दुआ कीजिए। ऋषि, जैसा मैंने कहा कि सोलो ट्रैवलर है, और अब ऋषि का जो एजेंडा था वो था कि वो अब राजस्थान को धीरे-धीरे करके घूमेगा। अजमेर घूमा, उसके अलावा जयपुर घूमा, माउंट आबू घूमा, सरहदी इलाकों तक भी गया, कुलधरा को भी घूमा, भानगढ़ का किला भी घूमा। उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ भी नहीं। बड़े से बड़े होटल्स में वो रुका, लेकिन कहीं भी कभी उसको कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ। अब तो ऋषि भी शायद ये समझ चुका था कि राजस्थान के बारे में कुछ ऐसी बातें वैसे ही मशहूर कर दी गई हैं, कुछ ऐसा है नहीं। ये भ्रम जो ऋषि का था वो बहुत जल्दी दूर होने वाला था। अब वो जाता है उदयपुर। उदयपुर में वो रुकता है। उसका जो टूर था उदयपुर का 4-5 दिन का टूर था। आसपास के इलाकों को भी उसने घूमना था। उसने ये डिसाइड किया कि भाई अब मैं 4-5 दिन एक ही होटल में क्यों रुकूंगा, मैं 4-5 दिन अलग अलग होटल्स में रुकता हूँ, ताकि एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ के साथ ही अलग अलग होटल का रिव्यू भी देखूंगा कि भाई कैसा मुझे फीडबैक, मतलब कैसा मुझे अच्छा लगा, कोई अच्छा बुरा। अब उसी में एक ऐसा पर्टिकुलर होटल नहीं कह सकते हैं कि रेस्ट हाउस या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो प्रॉपर्टी होटल नहीं कही जा सकती। वहां पर जो रूम थे वो कुछ 3 या 4 ही थे, तो रेस्ट हाउस ही कहा जा सकता है बेसिकली। और वो था पुराना एक महल, किसी राजा का महल, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं। राजा भी कहें जैसे कोई बहुत बड़ा महामंत्री होता है, उस टाइप का कोई व्यक्ति था जिसका ये महल था। अब ये जाते हैं ऋषि वहां पर, और वहां पर और उनको काफी बूढ़ा सा इंसान रिसेप्शन में मिलता है। जैसे ही वो उस महल के अंदर जाते हैं, वैसे तो उसको काफी हद तक चेंज किया जा चुका था, उनको काफी रेट्रो सी फील महसूस होती है कि बड़ी भाई बड़ी पुरानी सी जगह में आ गया हूँ, मतलब सामने जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी बूढ़ा सा आदमी है। अब जब वो देखते हैं तो जब वो देखते हैं ऊपर की तरफ तो काफी बड़ी लॉबी थी, और वहां पर खिड़कियां, 3 खिड़कियां, बेसिकली 4 खिड़कियां थी, बड़ी बड़ी 4 खिड़कियां। एक खिड़की उनमें से बंद थी। अब जो बुजुर्ग आदमी था ना, वो काफी शौक रखता था कि इसकी हिस्ट्री बताई जाए नए आने वाले इंसान को। फिर वो बताना शुरू करता है कि आपको पता है ये 4 खिड़कियां किस लिए हैं? तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता किस चीज के लिए हैं। हालांकि ऋषि पूछना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो बूढ़े इंसान बताना चाहते थे, तो ऋषि भी कहते हैं भी सुन लेते हैं, नॉलेज में इजाफा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि क्या होता था कि जब कोई राजा से मिलने यहाँ पर आता था, तो क्या होता था कि यहाँ पर ये लॉबी में राजा मिलते थे, तो जो स्त्रियां हैं ना, उनकी राजा की रानियां हैं, उनको ऐसे खुले में आने की इजाजत नहीं थी, तो वो इन खिड़कियों से देखती थी। और कई बार तो जब कोई प्राइवेट मीटिंग होती थी तो राजा का सख्त निर्देश होता था कि वो रानियां उस समय यहाँ पर चाहे जो खिड़कियां खुली हैं तब भी नहीं आ सकती। कहते हैं कि अच्छी बात है। अचानक से ऋषि पूछते हैं कि फिर ये 3 खिड़कियां क्यों खुली हैं, एक बंद है, वो क्यों? तो इसका जवाब वो बूढ़े देते नहीं है। ऋषि भी पूछना गवारा नहीं समझते कि भाई अगर मैंने पूछना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी कथा खुल जाए। अभी मैं थका हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस मैं अपने रूम में जाऊं, मेहमान नवाजी मेरी की जाए और मैं सो जाऊं। अगले दिन देखेंगे, अगर कोई बात करनी होगी, अगर कोई पूछना होगा इस चीज के बारे में तो खुद ही पूछ लूंगा। बदकिस्मती कहें या फिर कहें कि शायद वो खिड़की खुद ब खुद ही ऋषि को इस चीज का जवाब देना चाहती थी कि जो उस खिड़की के पीछे का कमरा था वहां पर ऋषि को ठहराया जाता है। बाकी सारे कमरे ऑक्यूपाइड थे। अब जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि ये वही खिड़की है जो बंद है दूसरी तरफ से। ऋषि को ज्यादा सवाल जवाब करते नहीं, उनको कर लेना चाहिए था। अगर उनको इस सच्चाई का पता लगता तो वो 110% वहां पर बिल्कुल नहीं रुकते। मुझे लगता तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं रुकता। अब ऋषि सोते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पायलों की आवाज आनी शुरू होती है। ऋषि को लगता है कि शायद पास वाले कमरे से कुछ आ रही होगी पायलों की आवाज, लेकिन उनके बिल्कुल कान के आसपास कैसे आ सकती है? इसके बारे में ऋषि सोच ही रहे होते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि रात के अंधेरे में भी कोई चमकती हुई परछाई। अब आप सोचेंगे भाई चमकती हुई परछाई क्या होगी? यानी कि कोई ऐसी परछाई, कोई ऐसी एक चीज
जिस पर अजीब सी चमक पड़ रही है, उनके बिस्तर के आसपास घूम रही है। ऋषि तो अचानक से एकदम से डर ही जाते हैं कि ये क्या चीज है। वो आंखें खोलते हैं, आंखें मलते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर उनको लगता है कि मेरे मन का वहम है, पुराना इलाका है, पास की खिड़की भी तो खुली है, जिसके बिल्कुल पास एक पेड़ है। हो सकता है कि उस पेड़ की जो परछाई है, उसकी शाखाओं की परछाई है, उसके उसकी वजह से ये जो सब इल्यूजन है मुझे लग रहा हो। ये तो बस उनको अपने मन को समझाने की एक ट्रिक थी, जो शायद काम नहीं कर रही थी। अब वो फिर से सोते हैं। अचानक से जब उनकी जाग खुलती है, और उसका कारण था कि जो पायलों की आवाज थी अब वो उस खिड़की से आ रही थी, जिसके दूसरी ओर वो पेड़ था बड़ा सा। वो क्या देखते हैं कि उस पेड़ की परछाई इनके कमरे में आ रही है। आज पूर्णिमा की तो रात थी, जिसकी वजह से काफी रोशनी थी, लेकिन उस परछाई के साथ दो और ऐसी चीजें थी, जिसको देखकर ऋषि तो डर जाते हैं और वो उसी समय उस कमरे को छोड़ते हैं, जल्दी से रिसेप्शन की तरफ जाते हैं। इस समय उस रिसेप्शन में वो बुजुर्ग आदमी नहीं थे, किसी और की ड्यूटी थी, और कहते हैं कि वहां पर कुछ है भाई, वहां पर कुछ है, मैं रुकूंगा नहीं। वो रिसेप्शन वाला कहता है कि क्या हुआ, क्या देख लिया आपने? तो ऋषि कहते हैं कि बस पहले तो मुझे लगा कि कोई परछाई है, फिर मैंने सोचा कि शायद वो जो खिड़की है उससे उस पेड़ की जो टहनियां है उसकी जो परछाइयां बन रही हैं शायद वो होंगी, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर मुझे तो टांगे नजर आती हैं जो हिल रही हैं, और वहां पायलों की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था कि उन टांगों में पायलें पड़ी हैं। अब मैं धीरे से उसकी तरफ जाता हूँ, मुझे सिर्फ उस पेड़ पर दो टांगे नजर आती हैं और पायलें नजर आती हैं। जो रिसेप्शन वाला लड़का था ना, वो इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल चुप था। वो कहता था कि सर मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन क्या आप रिसेप्शन का जो सोफा है आप वहां पर कर सकते हैं, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। लेकिन ऋषि कहता है कि भाई रिफंड नहीं मुझे चाहिए, मुझे बताओ बात क्या है। तो वो लड़का कहता है कि सर मैं प्लीज आपको सुबह बता दूंगा, प्लीज आप यहाँ पर आज रुक जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब ऋषि बेगाने शहर में सोचते हैं कि भाई पंगा क्यों लेना, चलो जैसे तैसे करके ऋषि रात रिसेप्शन में गुजारते हैं। अब सुबह होते ही बस उसके गले पड़ जाते हैं कि भाई मुझे बात बता। वो कहते हैं कि सर रात को मैं इसलिए नहीं बता सकता था, मुझे नहीं पता वो बापूजी ने किस क्या सोचकर आपको ये कमरा दे दिया। ये आमतौर पर हम ये कमरा देते नहीं है रात के समय में, दिन के समय में यूज होता रहता है, किसी को सोना हो, स्टाफ में से रेस्ट करनी हो वो कर लेता है, लेकिन रात के समय में बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों दे दिया। तो ऋषि पूछते हैं इसका कारण। तो फिर वो बताते हैं कि इसका कारण था कि आपको क्या पता है कि ये खिड़कियां क्यों बनी है? तो ऋषि कहते हैं हाँ यार मुझे बता दिया था उस बुढ़ऊ ने। तो आगे बता क्या हुआ था? कहता फिर आपको क्या उन्होंने ये बताया कि ये खिड़की बंद क्यों रहती है जहां पर जिसके पीछे आपका कमरा? कहते ये वो बताना चाहते तो थे, लेकिन मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा, मैं थका हुआ था। वो कहते हैं कि शायद वो बता देते तो आप यहाँ पर ना रुकते। उसका कारण है कि एक बार क्या होता है कि जो राजा महामंत्री जो भी थे यहाँ पर मीटिंग ले रहे थे, कुछ काफी खास गेस्ट आए हुए थे, और रानियों को खास तौर पर कहा गया था कि खिड़की से कोई नहीं झांकेगा, लेकिन उनकी एक रानी थी जो इसी खिड़की से झांक रही थी। राजा उसको देख लेते हैं महामंत्री, काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो सब उनकी मीटिंग कंप्लीट होती है। फिर वो जाते हैं, गुस्से में जाते हैं रूम में, और वहां तलवार से उस रानी का गला काट देते हैं। कहते हैं कि आज भी उस रानी की आत्मा इस कमरे में भटकती फिरती है, गाहे बगाहे वो रात को लोगों को दिखती है, खास तौर पर उस पेड़ पर, क्योंकि रानी ने ही उस पेड़ को सींचा था। जब वो मरी तो सिर्फ उसने कुछ दिन पहले तो उसने इस पेड़ को सींचा था, आज ये पेड़ बहुत बड़ा है, और कहा जाता है कि इसी पेड़ पर उसकी आत्मा रहती है और वो आपको नजर आएगी। ऋषि तो बिल्कुल स्पीचलेस थे, वो कहते भी क्या। अब वो गाली निकालते तो क्या उस बूढ़े को निकालते। वो कहते हैं कि भाई मेरा हिसाब करो और मुझे यहाँ से बस निकलने दो, क्योंकि अब वो इस हालत में थे नहीं कि और ज्यादा पता करा सके। अब वो किसी भी होटल में जाते हैं तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके की, कहीं किसी सरफिरे राजा ने अपनी रानी का कत्ल तो नहीं किया हुआ यहाँ पे। आई होप आपको ये किस्सा भी बेहद पसंद आया होगा, और अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। राधिका अपने कॉलेज के हॉस्टल में काफी ज्यादा अपने आप को बोर महसूस कर रही थी। उसका कारण था कि उसकी दोस्त स्मृति
वो काफ़ी दिनों से बीमार थी और उसकी वजह से उसको घर जाना पड़ा। अब क्या होता है कि राधिका हॉस्टल में, कॉलेज में जाती है, अपने काम, पढ़ाई वगैरह सब कुछ तो करती है, लेकिन अब उसको स्मृति की आदत सी पड़ चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर तक पढ़ने के साथ-साथ दोनों बातें करती थी। अब जब स्मृति बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी उसकी वजह से, तो काफ़ी दिनों से बात हो नहीं पाई। फिर एक बार क्या होता है कि राधिका अपने हॉस्टल में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद वहाँ पर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। वो चाहती थी कि वो स्मृति के साथ वीडियो कॉल करे। ये तब की बात है कि जब ये 3G का ज़माना था, तो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने हॉस्टल के जो गार्डन होता है वहाँ पर जाऊँ। वैसे उस गार्डन में काफ़ी किस्से मशहूर थे और रात के समय पे वहाँ पर कोई जाता नहीं था। अब अपनी मित्रता में, सहेली के प्रेम में राधिका ये बात शायद भूल चुकी थी। वो जाती है और बैठ जाती है उस बेंच की तरफ। दोनों बातें कर रही थी। स्मृति जो बीमार थी, अब वो अपने पलंग पर थी। वो हल्के-हल्के बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी सहेली को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए वो कोशिश कर रही थी कि वो बातें कर सके। लेकिन बातें करते-करते स्मृति अचानक हक्की-बक्की रह जाती है। राधिका कहती है कि, "अरे क्या हुआ? हैंग होगी क्या?" स्मृति कहती है कि, "अपने पीछे देख, अपने पीछे देख।" जब राधिका अपने पीछे देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। राधिका कहती है, हुआ क्या? कहती, मैंने तेरे पीछे दो चमकती हुई आंखें देखी। मुझे एक चेहरा सा नजर आया जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। राधिका कहती है कि तू बीमार है, तेरा दिमाग खराब हो चुका दवाइयां खा खा के। स्मृति कहती है कि माँ बाबा की कसम लगे। राधिका जब ये सुनती है तो उसको भी अब डर महसूस होना शुरू हो जाता है। वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है और वो अपना मोबाइल पकड़ती है और रूम में आ जाती है। उस रात राधिका को काफी ज्यादा बुखार हुआ। देखते ही देखते उसकी हालत भी स्मृति के जैसी हो गई। कुछ ही दिनों में उसको भी हॉस्टल छोड़ना पड़ा। अब वो बीमार हो चुकी थी। स्मृति अब ठीक हो चुकी थी। जब वो स्मृति उस हॉस्टल में अपने रूम में आए तो अब राधिका नहीं थी, क्योंकि राधिका काफी बीमार हो चुकी थी। पता नहीं उस दिन, उस रात उसके साथ हुआ क्या। स्मृति के मन में लाखों सवाल थे कि क्या कुछ था ऐसा, या फिर मेरा वहम था। लेकिन फिर उसके बाद राधिका के साथ हुआ क्या। इसी बात का पता लगाने के लिए जब स्मृति अपने आप को बिल्कुल सही महसूस करती है और वो भी वही गलती करती है, वो भी उसी बेंच की तरफ जाती है रात को और कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक से उसको कुछ अपने आसपास महसूस होता है। वो अपना ध्यान नीचे करती है। जैसे ही वो अपना ध्यान ऊपर करती है तो उसको फिर से वही चेहरा अपने बिल्कुल सामने नजर आता है, एक परछाई के रूप में। स्मृति तो चीखें मारती मारती हॉस्टल की तरफ भागना शुरू करती है। उसकी चीखों की आवाज सुन के सारा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता है। काफी डांट लगाई जाती है उसको वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया था कि रात के समय में इस गार्डन की तरफ कोई नहीं आएगा, फिर ये क्यों आई। उसको तो निकालने तक की बात आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही स्मृति ये हॉस्टल छोड़ देती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से स्मृति ठीक होकर वापस आई थी। उस रात जब वो अपने हॉस्टल में जाती है, उसके बाद फिर वो दोबारा से जा नहीं पाती। अगले दिन उसका भी वही हाल होता है जो राधिका का होता है। अब दोनों सहेलियां काफी समय से बीमार थी, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाया कि ऐसा भी देखने के बाद उनको क्या हुआ कि वो बीमार पड़ चुकी थी। ये एक छोटी सी सबमिशन थी, काफी देर से पेंडिंग पड़ी थी और मैं चाहता था कि इसको भी हम एडजस्ट करें। आमतौर पर ये हॉस्टल वगैरह जो होते हैं, जो नए नए बने होते हैं सिटी के आउटस्कर्ट्स में, जमीनें काफी पुरानी होती हैं। कईयों को तो कब्रिस्तान पर खोद कर ही बना दिया जाता है। कईयों की कुछ खास ये जगहें पक्की बन जाती है और जब कोई इमारत बन जाती है तो फिर धीरे धीरे उनको महसूस होता है कि कुछ थोड़ा बहुत तो डराया जाए, ताकि कम से कम हमारी एक छोटी सी स्पेस तो बची जाए। शायद ये किस्सा भी कुछ इसी तरीके का था। अभी की अपडेट में स्मृति और राधिका बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक पीजी ले लिया, वहीं रहती हैं। हॉस्टल की तरफ तो वो मुड़कर देखती तक नहीं। जैसे ही वो हॉस्टल के बारे में सोचती हैं तो उनको फिर से वही दो आंखें याद आ जाती हैं। खास तौर पर स्मृति को, क्योंकि राधिका ने तो देखी नहीं थी। उसको तो सिर्फ उसका असर हुआ था, लेकिन स्मृति ने ना सिर्फ उन आंखों को देखा था, ना सिर्फ उस प्रेतनी को देखा था, बल्कि उसको उसके बाद फिर से उसका असर हुआ भी था। पहले ही वो बीमार थी, उसके बाद वो और बीमार हो चुकी थी। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा और
जल्दी से अब शुरू करते हैं कमेंट सेक्शन और पढ़ते हैं पहला कमेंट। पहला कमेंट है एक अपने भाई हैं मोंटी जट 8603। ये पंजाबी में इन्होंने कुछ कहा है, तो पहले मैं पंजाबी में पढ़ देता हूँ, फिर हम उसके बाद हिंदी में भी बात कर लेंगे ताकि जो हमारी हिंदी की ऑडियंस उनको भी समझ लग सके। सुनील ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੀ ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसलिए ऐदा दी कोई गल नहीं। बट अभी मैं थोड़ा सा हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये हमारे मोंटी जट हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, रोज कमेंट भी करते हैं, तो देखते ही हैं वीडियोस के बाद भी कमेंट करते हैं, लाइक भी करते होंगे। और ये कहते हैं कि मेहनत करते रहो और टाइमली चेंजेस लाते रहो। भाई चेंज तो जरूरी है, बिना चेंज के दुनिया आगे बढ़ती नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा, धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, तो चेंजेस भी हम करते रहेंगे। और इसके अलावा फिर ये कहते हैं कि थोड़ी सी अप्रिसिएशन की है, मैं अपने मुंह में अपनी तारीफ नहीं करूंगा। वैसे इन्होंने कहा है कि आपका बात करने का तरीका मोह लेता है, तो थैंक यू सो मच भाई आपको। और काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है, कईयों को नहीं भी आता, उनको भी, उनके लिए भी अप्रिसिएशन है। क्योंकि भाई सब कुछ जैसे मैंने कहा गुडी गुडी तो नहीं होता ना, तो क्रिटिसिज्म होना भी ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि कभी हमारा नाम नहीं लिया, तो मुझे भी लगा था एक ना, मैंने आपका कमेंट सेव किया था बट शायद मैं ही पढ़ना भूल गया, तो मुझे लगा था कि शायद मैंने अपना आपका नाम ले लिया, लेकिन सॉरी, आज ले रहा हूँ आपका नाम मोंटी जी। आपकी उम्र 43 साल है, मेरी इससे अभी तकरीबन 10-11 साल कम ही है। तो आप मुझे छोटा कहो जितना मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आई होप अब आप खुश हो गए होंगे भाई, और ऐसे ही आप अपना प्यार जताते रहिए वीडियोस में, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब तो आपने जरूर कर ही लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। आज जो हिम्मत जी हैं ये भी कह रहे हैं कि हेलो भाई, यार साडा नाम भी बोल दो जी। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ स्टोरी दिल ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ लगती है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हिम्मत जी, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लिखना तो नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं, बस समझ आना चाहिए, तो फिर लिखना जो होता है उसका जस्टिफिकेशन हो जाती है। तो आपका नाम भी ले लिया हिम्मत जी, और ऐसे ही आप भी अपना प्यार जताते रहिए, और आई होप आपको काम अच्छा लगता होगा। इसके अलावा आज एक और है जिन्होंने कहा है, आर्किटेक्ट क्यूट गर्ल। ये कहती हैं, आपकी स्टोरी अच्छी होती है लेकिन उनका कोई एंड नहीं होता। आप पूरी बात नहीं पूछते हो स्टोरी बताने वालों से, प्लीज अपनी पूरी स्टोरी बताया कीजिए। सब पूछिए उनसे कि क्या एंड हुआ, कैसे ठीक हुए, कहाँ दिखाया उनको, तब और अच्छा रहेगा प्लीज सुनील सर। क्यूट कर लीजिए। बात ऐसी है कि जो किस्से होते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि हर किस्से का एंड हो। वैसे तो मेरे हिसाब से तकरीबन हर एक किस्से का एक कंक्लूजन निकलता है, एंड अलग चीज होती है, कंक्लूजन अलग होता है। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो फिर उसका एंड होता है, लेकिन अगर कोई किस्सा बयां कर रहे हैं तो उसका एक कंक्लूजन होता है। जैसे कि आज के दो किस्से हैं, उसमें जैसे उन्होंने बाद में घर छोड़ा, पता लगा कि क्या कारण था, अब एंड एंड ही है ये, और क्या। दूसरा किस्सा में जो तीसरा किस्सा है जिसमें हॉस्टल उन्होंने छोड़ा, तो ये कंक्लूड हुआ, एंड हुआ। अब कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कहानी को बीच में छोड़ दिया। कोई भी एक भी आपको मेरे चैनल में ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहां पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यह बात आती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं वो आज भी चल रही हैं। अब किसी की लाइफ में अगर वो चीज अभी हैपनिंग हो रही है, उसने बता दी है, तो फिर उसका मैं एंड कैसे कर सकता हूँ। ये जो चैनल है उस पर काफी ज्यादा कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, जो मुझे सबमिशंस मिलते हैं। तो एक इंसान जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फिर मैं उनको ऐसा नहीं ना कह सकता कि आप उसका एंड बताओ। जो वो बता सकता है वो बताता है, जो होता है। तो ज्यादा पूछना सही नहीं रहता। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात की, जो किस्से होते हैं उनका कंक्लूजन होता है, और उनका एक पर्टिकुलर एक जिसे कहते हैं कि मूवी की तरीके से हर बार नहीं होता। तो
बाकी जितना हो सकता है मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, और मैं कभी फ़ोर्स नहीं करता कि मुझे ये भी बताओ। कोई जितना बताना चाहता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टोरी में बता देना चाहिए। जिससे किस्सा बनेगा, जिससे मैं बताने लायक बनूँगा, तो वो ही पूछा जाता है। वैसे मैंने आपको कमेंट में आई थिंक आंसर दे दिया था, लेकिन शायद ये आपको सुनने में अब ज़्यादा ईज़ी लगा होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए चैनल को। इसके अलावा एक भाई हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा याद अभी। मैं शायद बता दूंगा, कमेंट में अगर लिख दूंगा। तो वो बार बार बात करते हैं बिल्डअप की। सर बिल्डअप तो बनेगा ही ना स्टोरी का। आपको नहीं पसंद, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आप कहते हैं कि 10 मिनट का बिल्डअप है, 11 मिनट का बिल्डअप है। अरे स्टोरी अगर 30 मिनट की है तो बिल्डअप होने में इतना टाइम तो लगता ही है क्या। कभी आप फिल्म 2.5 घंटे की, मैंने आपको पहले भी इस चीज का आंसर दिया था कि 2.5 घंटे की मूवी जो होती है ना, उसकी स्टोरी सिर्फ 10 मिनट की होती है। वो सारे का सारा बिल्डअप ही होता है। तो जो जो चैनल है ये, इसमें 5 मिनट की आपको कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। 5 मिनट का कोई वीडियो नहीं मिलेगा। सबको बिल्डअप करना होता है, वही सुनने का मजा है। लोग वही पसंद कर रहे हैं। पहले मैं स्टोरीज में बिल्डअप नहीं करता था, उसमें व्यूज देखो कितने कम थे। जब से बिल्डअप करना शुरू किया, व्यूज बढ़ गए हैं। अब हर एक की चॉइस होती है, आपको नहीं पसंद आ रहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन पसंद 99% लोगों को पसंद आ रहा है भैया, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। सो इसके लिए माफी। और अगर आपको बिल्डअप नहीं पसंद, तो मेरी पहली स्टोरी होती है उसमें बिल्डअप ज्यादा होता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैंने उसका जो टाइटल वगैरह सारा करना होता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप दूसरी तीसरी स्टोरी सुन सकते हैं, उसमें बिल्डअप कम होता है। आपके लिए ये मैं ये कर सकता हूँ। हो सकता है कभी आपको बिल्डअप पसंद आ जाए, तो पहले भी सुन लिया कीजिए, वरना दूसरी तीसरी स्टोरी तो आपके लिए होती है। सो आज का जो था ये एपिसोड, यहीं पर इसको विराम देते हैं। जल्दी से मिलेंगे नए किस्सों के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।